नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सामान्य परिचय की। इसकी क्लास नंबर 2 है। अगर आप इस क्लासेस के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। 2 टेलीग्राम चैनल है, आप कोई सा भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर मैं बात करूं तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का सामान्य परिचय। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी ट्रिपल एसएससी पेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसके अतिरिक्त कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं, इस क्लास से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है मैक-मोहन रेखा, यानी कि पिछली वाली क्लास में हमने रेड क्लिफ रेखा तक पढ़ लिया था जो भारत पाकिस्तान के मध्य पड़ती है। आज हम बात करेंगे मैक-मोहन रेखा की। मैक-मोहन रेखा किसके बीच में पड़ती है, ये प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो आप कहेंगे कि मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच पड़ती है। इतनी चीजें तो आपको पता होंगी कि मैक-मोहन रेखा भारत चीन के मध्य पड़ती है। अगर मैं बात करूं भारत में कहां पर, तो अरुणाचल प्रदेश और चीन के तिब्बत के मध्य ये पड़ती है। यानी कि चीन का जो तिब्बत वाला भाग है और भारत का जो अरुणाचल प्रदेश वाला भाग है, इन दोनों के मध्य मैक-मोहन रेखा पड़ती है। अगर मैं बात करूं तो 1914 में यह रेखा खींची गई थी भारत और चाइना के मध्य। अगर मैं बात करूं आगे की चीजों के बारे में तो आप देखेंगे कश्मीर जो ऊपर वाला भाग है, इसमें यहाँ तक तो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, जिसे हम POK कहते हैं, जिसे मैंने बताया था पिछली वाली क्लास में, जिसे हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इधर वाले भाग की, तो यहाँ तक का इधर वाला भाग जहां पर ये आपको रेखा दिख रही है, यहाँ तक का जो भाग है वो COK कहा जाता है। यानी कि इस वाले भाग में चाइना ने कब्जा कर रखा है। यानी ये भाग भारत का ही हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में चाइना ने इन भाग पर क्या कर रखा है, तो कब्जा कर रखा है। और इस वाले भाग को क्या कहते थे, तो अक्साई चीन कहते थे। क्या कहते थे, तो अक्साई चीन कहते थे इस वाले भाग को। तो जो अक्साई चीन वाला भाग है कश्मीर का, उस पर किसका कब्जा है, आप कह सकते हैं लद्दाख का, तो उस पर है भैया चाइना का कब्जा, और इसीलिए इसे हम COK कहते हैं। यानी कि चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी चीन अधिकृत कश्मीर। यानी चाइना ने भारत के जिस कब्जे पर, कश्मीर के जिस भाग पर कब्जा कर रखा है, उसे हम चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, यानी कि चीन अधिकृत कश्मीर कहते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरह पाकिस्तान ने कुछ भाग पर कब्जा कर रखा है, उसे हम POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। अगर मैं बात करूं तो जो पहले क्या था कि मैक-मोहन रेखा यहाँ पर भी लगती थी, लेकिन जब अक्साई चीन वाले भाग पर चाइना ने कब्जा ही कर लिया, तो अगर मैं बात करूं तो मैक-मोहन रेखा तो उनके ही कब्जे में आ गई। इसलिए वर्तमान में सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही मैक-मोहन रेखा लगती है। अगर मैं आगे की चीज़ों के बारे में बात करूं साथी, तो आप देखेंगे जो हमारी भारतीय सेना है वो कहाँ पर तैनात होती है, तो आप कहेंगे LOAC में भारतीय सेना तैनात होती है। यानी कि इतना पीछे, इतने भाग पर चाइना का कब्जा है और भारतीय सेना यहाँ पर तैनात होती है। हम मानते तो हैं कि ये हमारा ही भाग है, हम दावा भी करते हैं, लेकिन कब्जा अभी हमारा नहीं है। अगर मैं बात बताऊं कि LOAC का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा इसे कहते हैं। जिस प्रकार से पाकिस्तान और भारत के मध्य अनऑफिशियल लाइन कौन सी है, तो आप कहेंगे LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। वैसे ही चाइना और भारत के मध्य जो अनऑफिशियल लाइन है, क्योंकि ऑफिशियल लाइन जो थी वो ये वाली थी मैक-मोहन, लेकिन उस पर तो चाइना ने कब्जा ही कर रखा है। तो अगर मैं बात करूं तो उसे हम लैक भी कह देते हैं, या LAC भी कह देते हैं, या LOAC भी कह देते हैं। यानी इसका फुल फॉर्म होगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा किन किन देशों के मध्य पड़ती है, तो आप कहेंगे भारत और चीन के मध्य पड़ती है। ऐसे ही LOC किसके बीच में पड़ता है, तो आप कहेंगे भारत और पाकिस्तान के मध्य। इतनी चीजें आपको पता होंगी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, कुछ विवाद पूछे जाते हैं तो विवादों को जानना जरूरी है। जैसे कि भारत चीन विवाद में जो सबसे प्रमुख है वो है डोकलाम विवाद। डोकलाम एक क्षेत्र है, उसको लेकर विवाद है, यह चुंबी घाटी के पास पड़ता है और इस विवाद में भारत, भूटान और चीन के बीच ये विवाद है। यानी जो ये डोकलाम वाला क्षेत्र है, ये भारत से भी जुड़ता है, ये भूटान से भी जुड़ता है और ये चीन से भी जुड़ता है, और चुंबी घाटी के पास है। इसलिए डोकलाम विवाद चीन दावा करता है कि ये उनका हिस्सा है, भूटान करता है कि वो उनका हिस्सा है, और भारत कहता है ये हमारा हिस्सा है। तो 2017 में ये विवाद हुआ था चाइना को लेकर। वैसे ही भारत का हिस्सा है, लेकिन चाइना इस पर विवाद करता है कि ये मेरा हिस्सा है। आप जानते हैं चाइना की यही पॉलिसी है कि वो आसपास के क्षेत्रों पर हमेशा कब्जा ही करता आया है। अगर मैं बात करूं डूरंड रेखा की, तो डूरंड रेखा भैया पहले भारत अफगानिस्तान के बीच आती थी, लेकिन अब क्या हो गया है कि जब से भारत पाक से अलग होने के बाद अब क्या हो गया है कि पाक तथा अफगानिस्तान के मध्य ये रेखा आती है। क्यों आती है, तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि जो डूरंड रेखा थी, भारत का सिर्फ इधर वाला भाग ही लगता है अफगानिस्तान से, केवल 106 किलोमीटर का भाग ही लगता है। किससे भैया, तो आप कहेंगे अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर ही सीमा साझा करती है भारत अफगानिस्तान के मध्य। लेकिन जब क्या हुआ कि जब यहाँ पर लगता था बॉर्डर अफगानिस्तान का भारत से, लेकिन जब इतने भाग पर क्या है कि पाकिस्तान ने कब्जा ही कर रखा है, जिसे हम पाकिस्तान अधिकृत भारत यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, इसलिए ये वाला भाग तो उनके हिस्से में ही चला गया है। तो इस समय हम ये कह सकते हैं कि भैया वर्तमान में ऐसा
कुछ नहीं है, क्योंकि वो वाला भाग पाकिस्तान के कब्जे में है। इसलिए वर्तमान में भारत और अफगानिस्तान के बीच यह रेखा नहीं आती, क्योंकि भारत की जो मतलब जहां पर टच होता था वो वाला भाग तो पाकिस्तान के कब्जे में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य आती है ये रेखा। लेकिन आप ध्यान रखिए कि अगर ऑप्शन में दे ही देता है कि भारत अफगानिस्तान और ये नहीं देता तो आप इसे ही लगा दीजिएगा, क्योंकि पहले भारत और अफगानिस्तान के मध्य ही आती थी दूरंत रेखा, लेकिन वर्तमान में क्या है कि कब्जा तो वहां पाकिस्तान का है। ओके, तो इतनी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। अगर मैं बात करूं आगे की चीजों के बारे में कि भारत तथा नेपाल के मध्य कुछ विवाद हैं, जो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, जैसे कि लिपू रेख दर्रा को लेकर विवाद है। आपको ये विवाद ध्यान रखने हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि लिपू रेख दर्रा का जो विवाद है वो किन किन देशों के मध्य है, तो वो है भैया भारत नेपाल के मध्य। ऐसे ही काला पानी विवाद भी भारत नेपाल के मध्य है, और लिम्पिया धुरा विवाद भी भारत तथा नेपाल के मध्य है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये तीन विवाद भारत नेपाल के मध्य है। लिपू लेख दर्रा विवाद, काला पानी विवाद, लिम्पिया धुरा विवाद, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूं चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है ये 26 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है, और ये विवाद कहाँ पर है तो भैया तो ये जो चिकन नेक पड़ता है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, और ये बहुत ही पतला रास्ता है। और आप देखेंगे, मैं अगर मैप में दिखाना चाहूँ आपको, तो ये वाला भाग जो है ये देखिए बहुत ही पतला है ना पश्चिम बंगाल का, तो ये वाला जो भाग है जहाँ पर मैंने ये डॉट रखा है, इसे हम क्या कहते हैं, चिकन नेक कॉरिडोर कहते हैं, क्योंकि इसका चेहरा थोड़ा चिकन नेक की तरह लगता है, जैसे मुर्गी का सिर होता है उसी तरह, गर्दन होती है ना उसी तरीके से लगता है, इसलिए इसे चिकन नेक कहा गया है। और ये चिकन नेक कॉरिडोर है क्योंकि ये बहुत ही पतला है, और ये पश्चिमी भारत को पूर्वी भारत से जोड़ता है। अगर इतना ही पतला रास्ता पर बांग्लादेश का कब्जा हो जाए या चाइना का कब्जा हो जाए तो क्या हो जाएगा कि पश्चिमी भारत पूर्वी भारत से एकदम कट जाएगा। तो इसीलिए इसे लेकर क्या है, थोड़ा विवाद रहता है, क्योंकि ये 26 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है, और ये वाला क्षेत्र जो है भैया ये नेपाल से भी सीमा साझा करता है, भूटान से भी सीमा, इधर नेपाल है तो नेपाल से भी सीमा साझा करता है, भूटान से भी, और इसके साथ साथ चाइना से भी सीमा साझा करता है, और बांग्लादेश से भी सीमा साझा करता है। तो आप देखेंगे भैया कि ये जो चिकन नेक कॉरिडोर है ये 26 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, नेपाल भूटान चीन से जुड़ता है, सीमा साझा करता है, इसीलिए इसे लेकर थोड़ा विवाद रहता है। चीन कहता है ये मेरा हिस्सा है, इसलिए। तो ये जो चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये पश्चिम भारत को पूर्वी भारत से जोड़ता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि 3 बीघा गलियारा कॉरिडोर किन देशों के मध्य स्थित है या कहाँ है, तो आप कहेंगे कि ये एक समझौता है बांग्लादेश और भारत के मध्य। 2011 में जब यहाँ पर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, माननीय श्री मनमोहन सिंह, तो वो जब प्रधानमंत्री थे तो बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनके मध्य एक संधि हुई थी या समझौता हुई थी, और 99 वर्षों के लिए ये जो 3 बीघा वाला क्षेत्र है, 3 बीघा जमीन जो होती है उतना क्षेत्र है कॉरिडोर का, और ये वाला क्षेत्र 99 वर्षों के लिए मनमोहन सिंह जी ने बांग्लादेश को दे दिया था। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि 3 बीघा गलियारा जो कॉरिडोर समझौता है वो किन देशों के मध्य है, तो बांग्लादेश और भारत। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 3 बीघा गलियारा कॉरिडोर समझौता किन देशों के मध्य है, तो आप कहेंगे बांग्लादेश और भारत के मध्य। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण चीजों के बारे में। आपने विवादों के बारे में जान लिया, अब मेन चीज जो आती है कि भारत की तटीय सीमा कोस्ट लाइन की लंबाई कितनी है। तो अभी हाल ही में भारत की तटीय सीमा की लंबाई फिर से नापी गई है, और अगर मैं बात करूं पहले तटीय सीमा की लंबाई कितनी हुआ करती थी तो वो होती थी 7516.6 किलोमीटर। ये नाप की गई थी 1970 में, तब से ऐसा ही चला आ रहा था, लेकिन वर्तमान में 2025 में फिर से नाप की गई है, और नाप की गई है तो इस बार भारत की तटीय सीमा की लंबाई 11,098 किलोमीटर है। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा, क्योंकि अब पूछेगा कि अगर भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है तो आप कहेंगे 11,098 किलोमीटर भारत की तटीय सीमा की लंबाई है, और पहले से 47.6% की वृद्धि हुई है। अब आप कहेंगे भैया कि भारत ने किसी नए क्षेत्र पर कब्जा भी नहीं किया तो कैसे बढ़ गई तटीय सीमा की लंबाई। तो भैया पहले क्या था कि आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, पहले क्या था कि सिर्फ यहीं पर ऐसे ही नाप लिया गया था सीधा और उसे बता दिया गया था। लेकिन अब क्या हो गया है कि जो द्वीप हैं जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, और जो किनारे किनारे डेल्टा उल्टा है, उन सब की नाप की गई है, इसलिए अचानक से लंबाई बढ़ गई है। और इसीलिए कहा जाता है कि आप कहेंगे कि पहले तो इतनी लंबाई थी लेकिन अब 11,098 किलोमीटर है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई 11,098 किलोमीटर है, जो पहले से 47.6% बढ़ चुकी है। और ये बात आपको ध्यान रखना है, इसे अपडेट भी कर लेना है अगर आपके नोट्स में वही लिखा है। 2 मिनट रुकिए, पानी पी लेता हूं। अब हम बात करेंगे तटीय सीमा की कुछ, कि भारत के 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश तट पर स्थित हैं और तटीय सीमा साझा करते हैं। आप देखें कि कौन कौन से राज्य भारत के
तट पर स्थित है तो आप कहेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य क्या है भैया? तो ये 9 राज्य पड़ते हैं कोस्ट लाइन के पास, यानी कि तटीय सीमा के पास। कौन कौन से राज्य? तो आप कहेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। भैया अगर मैं बात करूं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल की, तो ये भैया पड़ता है पश्चिमी तट पर और ये अरब सागर के किनारे स्थित है। ये 5 राज्य अरब सागर के किनारे आते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये पूर्वी तट, भारत के पूर्वी तट पर स्थित हैं और बंगाल की खाड़ी पर आते हैं 4 राज्य। तो 5 राज्य पश्चिमी तट पर हैं और 4 राज्य कहां पर हैं भैया? तो आप कहेंगे 4 राज्य स्थित हैं पूर्वी तट पर। ये चीजें हो गई। अगर हम बात करें 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं जो तटीय सीमा पर स्थित हैं, तो आप कहेंगे अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार आप जानते हैं इधर वाले क्षेत्र पर स्थित है, यहाँ पर लगभग, और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, आपको पता होगा। पुद्दुचेरी जो है ये भी इधर पर पड़ता है और ये भी कहाँ पर है? तो बंगाल की खाड़ी में है। अगर हम बात करें लक्षद्वीप की, तो वो मालदीव के ऊपर यहाँ पर कहीं पड़ता है और वो अरब सागर में स्थित है। दादर, नगर हवेली तथा दमन दीव जो अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, पहले अलग अलग थे, तो ये अरब सागर में पड़ता है। तो ये 4 यूटी हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी हैं, जो तटीय सीमा पर पड़ती हैं या समुद्र के किनारे स्थित है, समुद्र में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुद्दुचेरी, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और दमन दीव। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश तट पर स्थित हैं या समुद्र तट से जुड़े हुए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूं कि सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे गुजरात हो गया। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला जो राज्य था वो गुजरात था। अच्छा, फिर से जब मापन किया गया तो पहले दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता था, लेकिन अब दूसरे नंबर पर तमिलनाडु पहुंच गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको ध्यान रखना है टॉप 3 के लंबी सीमा वाले तटीय राज्य। तो इसे आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, जीटीए गेम है और उससे आप याद रख सकते हैं कि गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो भैया जो टॉप 3 राज्य हैं जिनकी तटीय सीमा सबसे लंबी है वो है गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे की चीजों के बारे में बात करें, कुछ और चीजें हैं कि न्यूनतम तटीय सीमा वाले राज्य कौन कौन से हैं भैया? तो आप कहेंगे सबसे कम छोटी तटीय सीमा किसकी है? तो आप कहेंगे गोवा की है। सबसे छोटी तटीय सीमा किसकी है? तो गोवा की है और फिर कर्नाटक की है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूं केंद्र शासित प्रदेश में सबसे लंबी तटीय सीमा वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो आप कहेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी तटीय सीमा की लंबाई 3083.5 किलोमीटर है। और अगर ओवरऑल पूछे कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है, तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। लेकिन अगर राज्यों में पूछता है तो गुजरात की है और केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार की है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर ओवरऑल देखा जाए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, तो वो है 3083.5 किलोमीटर अंडमान निकोबार की। अगर मैं बात करूं यूटी में सबसे छोटी तटीय रेखा किसकी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटी तटीय सीमा किसकी है? तो आप कहेंगे पुद्दुचेरी की। पुद्दुचेरी की बात करें तो इसमें 4 जिले स्थित हैं जो 3 राज्यों में उपस्थित है। पुद्दुचेरी को लेकर बहुत सारे डाउट आ जाते हैं। पुद्दुचेरी क्या है? इसमें 4 जिले स्थित हैं और यह 3 राज्यों में आते हैं, यानी कि एक ऐसा आप कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश जो अलग अलग क्षेत्रों में स्थित है। जैसे कि इसका एक जिला एनम है और एनम आंध्र प्रदेश में आता है। पुद्दुचेरी की अगर मैं बात करूं तो ये तमिलनाडु में आता है। कराईकल की बात करूं तो तमिलनाडु में आता है और माहे की बात करूं तो केरल में आता है। अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश, ये वाला यनम, पुद्दुचेरी और कराईकल ये सब कहां पर है? तो बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित हैं, जबकि माहे जो केरल है ये अरब सागर में स्थित है। अगर मैं बात करूं पुद्दुचेरी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आप कहेंगे पुद्दुचेरी का सबसे बड़ा जिला पुद्दुचेरी ही है जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और सबसे छोटा माहे है जो केरल में स्थित है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो पुद्दुचेरी है इसे लेकर बहुत डाउट हो जाते हैं। तो इसमें भैया 4 जिले स्थित हैं और ये 4 जिले 3 राज्यों में स्थित हैं, जिनमें से जो पहला जिला है यनम, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। जो पुद्दुचेरी है तमिलनाडु में पड़ता है, कराईकल भी तमिलनाडु में पड़ता है और माहे केरल में पड़ता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब मैं बात करूं कर्क रेखा की, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, यानी कर्क रेखा। और इनसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप कभी भी ग्लोब देखेंगे तो सबसे ऊपर जो होती है वो कर्क रेखा होती है, बीच में विषुवत रेखा या जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, और नीचे मकर रेखा होती है। 23.5 सही 1/2 डिग्री इनकी क्या होती है, अंश जो डिग्री होता है ये होता है। अगर मैं बात करूं तो ये ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, मित्र पर गमछा झार से आप याद रख सकते हैं कि जैसे मी फॉर हो गया मिजोरम, त्रा फॉर हो गया त्रिपुरा, पा फॉर हो गया पश्चिम बंगाल, रा से हो गया राजस्थान, गा से हो गया गुजरात, एम से हो गया मध्य प्रदेश और छा से हो गया छत्तीसगढ़, और झार जो शब्द है इससे झारखंड हो गया। तो आप कह सकते हैं कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है और जो भारत के 8 राज्यों से होकर
गुजरती है। अगर मैं बात करूं कर्क रेखा विंध्य पर्वत से होकर गुजरती है, परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा किस पर्वत से होकर गुजरती है भारत की, तो आप कहेंगे कर्क रेखा भारत के विंध्य पर्वत से होकर गुजरती है। माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि एक माही नदी है जो राजस्थान में स्थित है और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो आप कहेंगे माही नदी। और कौन सा पर्वत कर्क रेखा या किस पर्वत से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो विंध्य पर्वत। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश, यानी सबसे ज्यादा लंबी कर्क रेखा जो होकर गुजरती है वो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है और सबसे न्यूनतम लंबाई कर्क रेखा की राजस्थान में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूं कि कर्क रेखा पर स्थित शहर कुछ जो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि गरबा, आपको एक ट्रिक याद रखनी है, गरबा GURBA। इससे आप ये ध्यान रख सकते हैं कि कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन कौन से हैं या कर्क रेखा के पास स्थित फेमस शहर कौन कौन से हैं। जैसे G फॉर गुजरात का गांधीनगर जो है, गांधीनगर कर्क रेखा के पास स्थित है या कर्क रेखा पर स्थित है, आप कह सकते हैं। उज्जैन कहाँ पर है भैया, ये भी कर्क रेखा के पास है। रांची भी कर्क रेखा के पास है और भोपाल कर्क रेखा के पास है और अगरतला भी कर्क रेखा के पास स्थित है। तो इनमें परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि 3 गलत ऑप्शन देकर एक ऑप्शन सही दे दे और आपसे कहे कि इनमें से कौन सा शहर कर्क रेखा के पास स्थित है। जैसे ऑप्शन बना दिया कि बताओ इनमें से कौन सा शहर कर्क रेखा के पास स्थित है, और ऑप्शन में दे दिया नई दिल्ली, मुंबई, और ऐसे दे दिया रांची और दे दिया इंदौर, तो आप कहेंगे रांची स्थित है, क्योंकि रांची झारखंड में है और ये कर्क रेखा के पास स्थित है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो भैया ये सारी चीज़ें थी। आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर इतनी क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर ये नोट्स आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हम बेहतर तरीके से छोटी छोटी वीडियो में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।